नमस्कार, मेरा नाम है जूली। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का कार्यक्रम विशेष। बुलेटिन की शुरुआत बिहार की उस खबर के साथ करेंगे जो स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठा रही है। मुंगेर में उप स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों की एक ऐसी लापरवाही सामने आई है जिसने कई लोगों की जान को खतरे में डाल दिया। कर्मचारियों पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने अपनी गलती को छुपाने के लिए एक्सपायर्ड दवाइयां ग्रामीणों में बांट दी। जब मामले का खुलासा हुआ तो स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। ये रिपोर्ट देखिए। मुंगेर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। अपनी गलती छिपाने के लिए बांट दी एक्सपायर्ड दवाइयां। ग्रामीणों की जान से खिलवाड़, कौन जिम्मेदार? जान से खिलवाड़ करने वालों पर कब होगी कार्रवाई? अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर, नर्स और दूसरे जिन कर्मचारियों पर लोगों की जान बचाने की जिम्मेदारी होती है, अगर वही आपको दवा की जगह जहर बांटने लगे तो इंसान कहां जाएगा? कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है मुंगेर के जमालपुर प्रखंड से, जहां के हालिमपुर गौरीपुर में उप स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों ने लोगों को एक्सपायर्ड दवा बांट दी। किस चीज का दवाई? बोला सर्दी खांसी है तो चलिए देते हैं। हाँ। उसके बाद वही के लिए। तो दवाई में क्या दिक्कत हुई? एक्सपायरी डेट है। कब एक्सपायर हो गया? ये तो 2025 का नवंबर का खत्म हो गया है, देख लीजिए। समय रहते स्थानीय लोगों ने दवा की एक्सपायरी डेट देख ली, लेकिन सोचिए अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति ना हो और ये दवा खा लेता तो उसकी जान पर भी बन सकती थी। वही एक्सपायर वाला दवाई दल का हम मोरो खादमे मके जंगल ये तो ये लोग बोल रहे का ये कर्मचारियों पर एक्सपायर्ड दवा बांटने का आरोप है। दवाइयां 8 से 12 महीने पहले एक्सपायर हो चुकी है। ग्रामीणों को खांसी जुकाम के नाम पर दवाई दी गई। कर्मचारियों की लापरवाही कितनी घातक साबित हो सकती थी, इसका अनुमान शायद उन्हें नहीं है, या फिर ये कहें कि ये सब जानबूझकर किया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि ये दवाइयां लोगों को बांटने के लिए होती है, लेकिन समय से नहीं बांटने की वजह से एक्सपायर हो गई। मार्च में ऑडिट होने से पहले दवाइयां जांच में पकड़ी जाती। पकड़े जाने के डर से कर्मचारियों ने एक्सपायर दवाइयां ग्रामीणों में बांट दी। एक्सपायर दवाई बांटने का मामला जब स्वास्थ्य विभाग में पहुंचा तो हड़कंप मच गया। आनंद फानन में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रमन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी और कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। इसके इंस्पेक्शन के लिए हम 3 सदस्यों की कमेटी गठित की है और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, CHO और ANM से स्पष्टीकरण एक्सपायर्ड होती है वो नहीं बांटी जानी है। वो हमारे कर्मचारी को देख करके उसमें एक्सपायर्ड डेट होता है वो देखना चाहिए था, और कहाँ गलती हुई, कैसे गलती हुई, इसी के लिए इंस्पेक्शन किया। स्वास्थ्य विभाग ने जांच के बाद दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई की बात कही है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई, क्योंकि ये लापरवाही जान को खतरे में डालने जैसा है। अब देखना होगा कि इन कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई होती है। मुंगेर से न्यूज 18 के लिए अरुण शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात ईरान इजराइल वॉर की। क्या ईरान पर हमला सिर्फ परमाणु खतरे को खत्म करने के लिए था, या इसके पीछे तेल की वैश्विक राजनीति का बड़ा खेल छिपा है? पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतें उछल रही हैं और दुनिया की नजर हॉर्मुज स्ट्रेट पर टिकी हुई है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस पूरे संकट से सबसे ज्यादा फायदा वेनेजुएला के तेल को मिल सकता है, और क्या यही ट्रंप की बड़ी रणनीति का हिस्सा है? रिपोर्ट देखिए। क्या मिडिल ईस्ट में तेल के लिए हुआ सारा खेल? क्या वेनेजुएला के तेल को दुनिया भर में चलाना चाहते हैं ट्रंप? अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर हमले की वजह न्यूक्लियर खतरा और अयतुल्ला खामनेई की सत्ता को बताया।
लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि इस संघर्ष का एक बड़ा पहलू वैश्विक तेल बाजार से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। ईरान संकट के बाद कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम $100 प्रति बैरल तक पहुंच गए हैं। इसकी बड़ी वजह हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाली तेल आपूर्ति पर मंडराता खतरा है। अगर संघर्ष लंबा खींचा तो फिर न सिर्फ ईरान बल्कि सऊदी अरब, इराक और यूएई जैसे प्रमुख तेल निर्यातकों की सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है। But the attack on Venezuela and what they are doing there afterwards, and the attack on Iran has an impact on oil prices immediately, of course. But again, what I'm trying to say is that they have a political agenda. They want to make an impact on the whole world. And if you have a link between the two situations, probably is economically speaking, is oil. क्या ईरान पर ट्रंप के अचानक हमले के पीछे सिर्फ न्यूक्लियर खतरा था, या फिर इसके पीछे वैश्विक तेल राजनीति का एक बड़ा खेल छिपा था? माना जा रहा है कि पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा करके अमेरिका दुनिया के तेल बाजार को अपने हिसाब से मोड़ना चाहता है और उसकी इस रणनीति में वेनेजुएला का तेल अहम भूमिका निभा सकता है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि अमेरिका वेनेजुएला के तेल को फिर से वैश्विक बाजार में मजबूत बनाने की कोशिश कर सकता है। हाल के सालों में अमेरिका ने वेनेजुएला पर लगे तेल प्रतिबंधों में सीमित ढील भी दी है, जिससे कुछ कंपनियों को वहां उत्पादन की अनुमति भी मिली है। ईरान पर हमले की टाइमिंग भी कई सवाल खड़े करती है। जनवरी में ही अमेरिका ने क्षेत्र में अपने युद्धपोतों की तैनाती बढ़ा दी थी और इसके बाद तनाव लगातार बढ़ता चला जा रहा था। इसी बीच अमेरिका में वेनेजुएला से कच्चे तेल का आयात भी बढ़कर के 1 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पश्चिम एशिया में अस्थिरता बढ़ती है और हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल सप्लाई प्रभावित होती है तो वेनेजुएला जैसे वैकल्पिक स्रोतों की मांग तेज हो सकती है। अमेरिका की कई रिफाइनरीज पहले से ही वेनेजुएला के भारी और गाढ़े कच्चे तेल को तेजी से खरीद रही है, क्योंकि इन कंपनियों की रिफाइनिंग क्षमता इसी प्रकार के तेल के लिए बनाई गई है। अमेरिका रोजाना करीब 41 लाख बैरल तेल नीदरलैंड्स, दक्षिण कोरिया और भारत जैसे देशों को निर्यात कर रहा है। ऐसे में अगर ईरान के साथ युद्ध लंबा चलता है और हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल सप्लाई प्रभावित होती है तो दुनिया को दूसरे तेल स्रोतों की जरूरत पड़ेगी। ऐसी स्थिति में वेनेजुएला के तेल की मांग अमेरिका और भारत जैसे देशों में बढ़ सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुले मन से सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने, ऑयल शिप रोकने या फिर वैश्विक तेल सप्लाई पर असर डालने की कोशिश करता है तो अमेरिका 20 गुना ज्यादा ताकत से जवाब देगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के उन सैन्य ठिकानों को टारगेट करेगा जिन्हें आसानी से खत्म किया जा सकता है और इस हमले के बाद ईरान के लिए दोबारा एक देश के रूप में खड़ा होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान ऐसा कदम उठाता है तो उस पर मौत, आग और तबाही बरसेगी। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका दुनिया को ऑयल की कमी नहीं होने देगा और ईरान की धमकियों से दुनिया को बंधक नहीं बनने देगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ऑयल रूट को सुरक्षित रखेगा। हालांकि उन्होंने अंत में यह भी कहा कि वो उम्मीद और दुआ करते हैं कि हालात इतने ना बिगड़े कि संघर्ष की नौबत आ जाए। ईरान जंग के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट युद्ध का नया अखाड़ा बन चुका है, क्योंकि समंदर का यह इलाका ईरान के लिए तुरुप का इक्का साबित हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि ईरान इस इलाके के जरिए पूरा खेल पलट देगा, क्योंकि ट्रंप की धमकियों के बावजूद ईरान ने तय कर लिया कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर देगा। ट्रंप ने ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल फ्लो रोकने पर तबाही मचाने की धमकी दी। इसके कुछ ही घंटे बाद IRGC ने अमेरिका को 5 शब्दों में जवाब दिया। कहा कि 1 लीटर तेल भी नहीं। मतलब साफ है कि ईरान कह रहा है कि ऑयल शिपमेंट तो छोड़िए, वो हॉर्मुज स्ट्रेट से 1 लीटर तेल भी नहीं जाने देगा। यही नहीं,
ईरान ने अमेरिका को आंख दिखाते हुए हार्मोज स्ट्रेट का इस्तेमाल करने वाले देशों के सामने एक बड़ी शर्त भी रख दी है। ईरान के मीडिया के मुताबिक IRGC ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर शर्त रखी और कहा कि अगर कोई भी अरब या यूरोप का देश अपने देश से इजराइल और अमेरिका के राजदूतों को निष्कासित करता है तो उसे हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने के लिए पूर्ण अधिकार और स्वतंत्रता दी जाएगी। मतलब ईरान ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। वो घुमा फिरा कर नहीं बल्कि सीधी बात कर रहा है। खुलकर कह रहा है कि जो देश इजराइल और अमेरिका से दुश्मनी मोल लेगा उसके जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से बेधड़क होकर गुजरेंगे। जंग में इजराइल और अमेरिका जैसे दो ताकतवर देशों से अकेले लड़ रहे ईरान के ये तेवर तब हैं जब ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान को कड़ी चेतावनी दी और कहा कि अगर ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में तेल की सप्लाई रोकने की कोशिश की तो अमेरिका उससे 20 गुना ज्यादा ताकत से जवाब देगा। यही नहीं, अमेरिका ऐसे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा जिन्हें आसानी से नष्ट किया जा सकता है, जिससे ईरान के लिए दोबारा एक देश के तौर पर खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान पर मौत, आग और तबाही बरसेगी। यह चेतावनी सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी, लेकिन ईरान अड़ा रहा। उसने हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी, क्योंकि 33 किलोमीटर चौड़े हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया में करीब 25% कच्चे तेल का और 25% नेचुरल गैस का कारोबार होता है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत और कतर जैसे देश भी अपना कच्चा तेल इसी रास्ते से दुनिया के बाकी हिस्सों में भेजते हैं। और अगर ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट बंद किया तो सऊदी अरब, UAE, कुवैत, बहरीन, कतर, इराक से तेल दुनिया को नहीं जाएगा, जिससे पूरी दुनिया में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ेंगी। क्योंकि अमेरिका और इजराइल से जारी जंग के बीच ईरान ने जो सबसे बड़ा दांव खेला है वो है दुनिया भर के देशों में 25% ईंधन सप्लाई वाले इस रास्ते को बंद करना। तो मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच दिल्ली में भी कमर्शियल और घरेलू सिलेंडर गैस की किल्लत शुरू हो गई है। गैस एजेंसी के गोदामों पर सिलेंडर बहुत कम पहुंच रहे हैं। सिलेंडर की डिलीवरी करने वाले भी कई दिन से खाली बैठे हुए हैं और अब एजेंसी के बाहर ग्राहकों की लंबी कतार लगनी भी शुरू हो गई है। ये भीड़ राशन की नहीं है और ना ही किसी मेले की। ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली के झंडेवालन इलाके का है, जहां गैस सिलेंडर की किल्लत अब सड़कों पर दिखाई देने लगी है। इलाके में सुबह से ही गैस एजेंसियों के बाहर लोगों का तांता लगा है। यहां एक साथ 3 गैस एजेंसियां हैं, लेकिन सिलेंडर किसी के पास नहीं है। लोग हाथों में खाली सिलेंडर लेकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लाइन में खड़े इन लोगों का दर्द एक जैसा है। किसी को हफ्ता भर हो गया तो किसी को 10 दिन। ना तो सिलेंडर की बुकिंग हो पा रही है और ना ही डिलीवरी मिल रही है। लोगों का कहना है कि ऑनलाइन सिस्टम ठप है और एजेंसी के चक्कर काट काट कर वो थक चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ एजेंसी मालिकों का तर्क कुछ और ही है। उनका कहना है कि बाजार में पैनिक बुकिंग, यानी कि डर के मारे जरूरत से ज्यादा बुकिंग की वजह से सप्लाई चेन बिगड़ गई है। लोग भविष्य की चिंता में सिलेंडरों का स्टॉक करना चाहते हैं। अब बात देश की सियासत की। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान और उनके कार्यक्रम में प्रोटोकॉल विवाद को लेकर सियासी पारा लगातार हाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को लेकर टीएमसी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति के साथ हुए व्यवहार को संविधान का अपमान बताया है। रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान और उनके कार्यक्रम में प्रोटोकॉल विवाद को लेकर सियासी पारा हाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को लेकर टीएमसी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति के साथ हुए व्यवहार को संविधान का अपमान बताया। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के साथ जो हुआ वो व्यवहार शर्मनाक है और ये लोकतंत्र और आदिवासी समुदाय के सम्मान को ठेस पहुँचाने वाला है। पश्चिम बंगाल की प्रबुद्ध जनता टीएमसी को एक नारी के अपमान के लिए, एक आदिवासी के अपमान के लिए और देश के महामना राष्ट्रपति के अपमान के लिए कभी भी माफ नहीं करेगा।
दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने सिलीगुड़ी के फांसी देवा पहुंची थी, लेकिन तय प्रोटोकॉल के मुताबिक राष्ट्रपति के स्वागत के लिए ना तो मुख्यमंत्री और ना ही कोई मंत्री मौजूद था। साथ ही कार्यक्रम स्थल को भी विधान नगर में शिफ्ट कर दिया गया था, जिस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ममता बनर्जी को छोटी बहन बताते हुए इस व्यवहार पर हैरानी जताई। तो पता नहीं प्रशासन का मन में क्या हुआ, मुझे पता है। हम तो आसानी से यहाँ आए, उन्होंने बोले नहीं वहाँ जगह कंजेस्टेड है। मैंने देखा यहाँ तो मुझे लगता है 5 लाख लोग यहाँ इकट्ठे हो सके, लेकिन पता नहीं वहाँ किस लिए हमको ले गए। यहाँ के भाइयों बहनों ज्यादा नहीं जा पाए, इसीलिए मैंने सोचा कि उनके पास जाएं, वहाँ देखें वो कैसे रहते हैं। राजस्थान तो बहुत अच्छा है। This country was the president of India. Don't play politics. Don't play politics at the time of election as per BJP advice. You can criticize us. We will not. But fact I have to say. Fact remains fact. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पश्चिम बंगाल में अपमान का मामला गर्मा गया है। अब इस मामले में केंद्रीय गृह सचिव ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से जवाब तलब कर लिया है और पूछा है कि आखिर राष्ट्रपति के दौरे के दौरान नियमों का पालन क्यों नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज अटपटा हो गया है। मार्च की भीषण गर्मी में यूपी के कई जिलों में कोहरा देखने को मिला। दिसंबर जनवरी में दिखने वाला कोहरा फिर से सड़कों पर लौट आया, जिससे लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, पर साथ ही रफ्तार पर थोड़ी ब्रेक लग गई। मौसम का उल्टा पुल्टा। मार्च में भयंकर गर्मी के साथ कोहरा। मौसम क्यों चाल बदलने लगा। मार्च की शुरुआत से ही उत्तर भारत के इलाके तपने लगे हैं। यूपी में भी भयंकर गर्मी पड़ रही है। बांदा में जहां अधिकतम तापमान 37 डिग्री को पार कर चुका है। मार्च की शुरुआत में इतनी भीषण गर्मी देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन मौसम एक बार फिर पलटी मारता दिख रहा है। दिसंबर जनवरी में दिखने वाले कोहरे ने सड़क पर डेरा जमा लिया। कासगंज में अचानक मौसम बदल गया। यहाँ मार्च के महीने में बेमौसम घना कोहरा देखने को मिल रहा है। कोहरा छाने से विजिबिलिटी भी काफी कम है, जिससे गाड़ियों की रफ्तार भी कम हो गई। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है पाकिस्तान के ऊपर, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी उत्तर प्रदेश में बढ़ी है और साथ ही में एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से जब एंटी साइक्लोन बनता है तो थोड़ा सप्रेशन टाइप का सिचुएशन होता है, जिसकी वजह से जो मॉइस्चर अवेलेबिलिटी है इस वजह से थोड़ा धुंध टाइप का मौसम बना हुआ है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा एक डिम टाइप का विजिबिलिटी थोड़ी सी लो है। हापुड़ में सुबह सड़कों का कुछ इस तरह का हाल दिखा। धुंध की चादर बिखरी हुई है। बाहर घने कोहरे को देखकर लोग भी हैरान रह गए। मेरठ में भी चारों ओर धुंध की चादर है। सड़क पर विजिबिलिटी कम होने की वजह से गाड़ी चालकों को लाइट जलानी पड़ी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसमान पर कोहरे की चादर मंडरा रही है। आप देख सकते हैं, मैं तस्वीरें दिखा सकता हूं कि किस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोहरा फैला हुआ है। ये मेरठ के दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं विजिबिलिटी कितनी कम है। मौसम तो सुहावना हो गया, क्योंकि पिछले कई दिनों से गर्मी पड़ रही थी भीषण, लेकिन उसको देखते हुए मौसम तो सुहावना हो गया, लेकिन उन लोगों के लिए बड़ी दिक्कत है जो हाईवे पर ट्रेवल करते हैं। सड़कों पर जब कोहरा डेरा डालता है तो अमूमन सर्दी का वक्त होता है, लेकिन इस बार मार्च में गर्मी के साथ साथ कोहरा भी दिख रहा है। शामली से लेकर लखनऊ तक कई जगहों पर हल्का कोहरा दिखा। आने वाले कुछ दिनों में बारिश के आसार भी जताए गए हैं। वहीं अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो सुबह के समय यहां पर धूल और नमी के कारण हल्की धुंध छाई रही। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि हल्की धुंध छाई हुई है। इसके साथ ही सुबह से धूप छांव का सिलसिला लगातार जारी है। साथ ही गर्मी का असर लगातार बना हुआ है, जिससे लोग धूप से बचते हुए भी नजर आ रहे हैं। 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी है, ये बरकरार रहेगा आने वाले अगले 3-4 दिनों के लिए। बाकी 15 तारीख को एक फिर से नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रहा है, जो कि अभी ईरान के ऊपर है, तो ये 15 तारीख से उत्तर प्रदेश में एक्टिव होगा। तो कहीं ना कहीं जो हमारा तराई बेल्ट है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी का असर हो सकता है।
जाहिर है मौसम तेजी से बदल रहा है। जहाँ सूरज की तपिश बढ़ी है तो वहीं कोहरा भी सड़कों पर डरा रहा है। मथुरा के एक बैंक में चाय पिलाने वाला कर्मचारी करोड़ों के साइबर फ्रॉड का मास्टरमाइंड निकला। पुलिस ने आरोपी संविदा कर्मी के साथ उसके गैंग से जुड़े 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए बैंक में चाय पिलाने वाला कर्मचारी कैसे शातिर साइबर फ्रॉड बनकर लोगों को चूना लगाता था। मथुरा में पुलिस ने एक ऐसे गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है जो साइबर ठगी के जरिए करोड़ों का फ्रॉड कर चुके थे और इस गैंग का मास्टरमाइंड था बैंक ऑफ महाराष्ट्र की कृष्णा नगर शाखा में तैनात चाय पिलाने वाला एक संविदा कर्मचारी नीरज, जो अफसरों को चाय पिलाते पिलाते उसके सिस्टम तक जा पहुंचा था, जो बैंक के अंदर बैठकर लोगों के खातों में सेंध लगा रहा था। अभी तक जो जिस मुकदमे में इनकी गिरफ्तारी की गई है उसमें लगभग 1 करोड़ के आसपास का फ्रॉड हुआ था। लेकिन जो फ्रॉड होने के साथ साथ अभी तक हम लोग जो ये कोशिश कर रहे थे कि अगर किसी बैंक कर्मी की किसी में संलिप्तता हो तो वो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। और इसमें हम जो बैंक का संविदा कर्मी है वो इसमें संलिप्त था और वो जो है खातों में मोबाइल नंबर चेंज कर देता था। ये गिरोह कोई मामूली पॉकेटमार नहीं बल्कि डिजिटल डकैत है। इसका मास्टरमाइंड नीरज, जो बैंक में डेस्क पर बैठे अफसरों को चाय पिलाते पिलाते उनकी नजरों के सामने ही डाटा चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था। इसका तरीका बेहद खौफनाक था। नीरज बैंक में उन जनधन खातों को निशाना बनाता था जो लंबे समय से बंद थे। वो चुपके से उन खातों में मोबाइल नंबर बदल देता था, नए एटीएम कार्ड जारी करवाता और फिर पूरे बैंक खाते का रिमोट कंट्रोल अपने साथियों को सौंप देता। इन खातों को खूनी खातों की तरह इस्तेमाल किया जाता था, जिनमें देश भर से ठगी का पैसा मंगाया जाता और फिर पलक झपकते ही एटीएम से कैश निकालकर रफू चक्कर हो जाते थे। इसमें 2 लोग ऐसे भी हैं जो फर्जी सिम जो है वो बनाने इकट्ठा करने का काम करते थे और उन फर्जी सिमों को फिर ये नीरज जो है उसमें फीड कर दिया करता था। इसके पास हमारे पास जो इनके खिलाफ बहुत ही पुख्ता एविडेंस है। कुछ हमको वीडियो रिकॉर्डिंग जो फोन की मिली है, बैंक की मिली है। बैंक में ये मोबाइल नंबर बदलते हुए, खातों के मोबाइल नंबर बदलते हुए उसमें देखा जा रहा है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 7 एटीएम कार्ड, 6 मोबाइल और चेकबुक बरामद की है। पुलिस के मुताबिक इन खातों का इस्तेमाल जयपुर और भरतपुर के ठग साइबर फ्रॉड का पैसा मंगवाने के लिए करते थे। एक खाता उपलब्ध कराने के बदले आरोपियों को 25,000 रुपए का कमीशन मिलता था। फिलहाल पुलिस ने साइबर गैंग का भंडाफोड़ करते हुए नीरज, मुकुल, विक्रांत, पुष्पेंद्र और अनिकेत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने फिलहाल इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और अब इनकी कुंडली खंगालने में लग गई है कि आखिर इनके नेटवर्क कहां हैं और इनके नेटवर्क से कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। विशेष में अभी के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें लगातार जारी हैं।